स्टोरी की शुरुआत होती है गोकू और चीची से, जो कि अब बूढ़े हो गए हैं। हम देखते हैं गोकू चीची को कहीं ले जा रहा होता है। तभी चीची पूछती है गोकू हम कहाँ जा रहे हैं, और गोकू कहता है उसे जल्द ही पता चल जाएगा, अब वो ज्यादा दूर नहीं है। जिसके बाद हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो चीची की बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद चीची बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद चीची गोकू से कहती है गोकू आज की रात मेरे लिए बहुत ज्यादा खास थी, हम सब इस तरह से एक साथ, मैं बस हमेशा से यही चाहती थी। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा झगड़ा करती हूँ और शायद तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते। तभी गोकू कहता है तुम गलत हो, तुम्हारे कारण हमारे दो प्यारे बच्चे हैं जो जानते हैं जिंदगी में किसके लिए लड़ना है। मुझे पता है मैं हमेशा से वहाँ नहीं था, पर तुम हमेशा से वहीं थे चीची, हम सभी के लिए। तुम्हारे सिवा यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं इस जन्म या अगली जिंदगी में रहना चाहूंगा। जिसके बाद गोकू और चीची एक दूसरे को उनका लास्ट लव यू कहते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीची की अब डेथ हो गई है और गोकू का समय भी काफी पास आ गया है। हम देखते हैं कि गोकू अब किसानी करने लगा है और उसे काफी एंजॉय भी कर रहा है। गोकू कहता है उसे नहीं पता था कि ट्रेनिंग के बिना भी उसे किसी चीज में इतना ज्यादा मजा आएगा, शायद तुम इस बात को जानती थी चीची। तभी वहाँ वेजिटा आता है जो कि अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया है। गोकू वेजिटा से कहता है काफी लंबे समय बाद मिल रहे हो वेजिटा, और वेजिटा कहता है हाँ काफी ज्यादा समय हो गया। जिसके बाद गोकू और वेजिटा आपस में बात करने लगते हैं। गोकू कहता है वेजिटा तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के कारण चीजें काफी शांति भरी हो गई हैं। इस शांति में मुझे पुराने दिनों के शोर शराबे की याद आती है। खैर ये सब छोड़ो, वैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो? वेजिटा कहता है कैकरोट मुझे माफ करना, पर ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा लाइफ फोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में अब तुम्हारे पास बहुत थोड़ा सा समय ही बचा है। गोकू कहता है हाँ उसे पता है, अब वो बूढ़ा हो गया है। तभी गोकू कहता है चलो मुझे ऐसे मत देखो, सच बताऊं तो मुझे पता नहीं है मेरे पास कितना समय बचा है, पर तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो इस बॉडी को प्रॉपर गुड बाय करने के लिए। और गोकू वेजिटा को एक छोटी सी फाइट के लिए चैलेंज करता है। वेजिटा कहता है ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। गोकू कहता है वो काफी लंबे समय के बाद इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ है, मुझे निराश मत करना वेजिटा। वेजिटा स्माइल करके फाइट शुरू कर देता है। जिसके थोड़ी समय बाद हमें दिखाया जाता है गोकू वेजिटा की गोद में लेटा हुआ है। गोकू कहता है मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, जिस पे वेजिटा कहता है हाँ यह एक बहुत अच्छी लड़ाई थी। और गोकू वेजिटा के मजे लेते हुए कहता है कि उसने एक बूढ़े को हराने के लिए उसका पूरा जोर लगा दिया, जो सुन के वेजिटा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू छोटी छोटी लाइट में बदल गया है, जो देख के वेजिटा मुस्कुराता है और कहता है अगले जन्म में मिलेंगे पुराने दोस्त। जिसके बाद हमें गोकू को आफ्टर लाइफ में किंकाई के प्लांट में दिखाया जाता है। गोकू कहता है उसे कहना पड़ेगा उसमें उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसने मल्टीवर्स के बहुत से स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट की। वो हर बार तो नहीं जीता, पर उसने हर बार अपना बेस्ट किया। उनमें से तो कुछ राक्षस की तरह थे जो हमेशा विनाश के बारे में सोचते थे, और कुछ ऐसे दुश्मन जो जिंदगी भर के लिए उसके अच्छे दोस्त बन गए। तभी किंकाई कहते हैं और तुम्हारे टीचर्स का क्या? और गोकू कहता है हाँ किंकाई, मैं कभी भी आपके बिना यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जो सुन के किंकाई हंसते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे मरने के बाद यहाँ आने की आशा कर रहा था, और देखो मैं हमेशा की तरह सही था। मैंने यहाँ कुछ खास लोगों के आने की व्यवस्था की, जैसे कि तुम प्लैनेट की ग्रेविटी को देख के अंदाजा लगा सकते हो वो थोड़ी सी कम है। गोकू कहता है खास लोग वो कौन है? किंकाई कहते हैं तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, पर उससे पहले तुम अपने पुराने कपड़े पहन लो, मेरे पास एक रखा है। और गोकू उसके पुराने कपड़े पहन लेता है। तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है गोकू, और हम देखते हैं कि पीछे चीची और ग्रैंडपा गोहान खड़े हैं। ग्रैंडपा गोहान कहते हैं कि बड़े लंबे समय के बाद मिल रहे हैं गोकू, और गोकू कहता है उसे उनकी बहुत याद आई, और चीची और ग्रैंडपा गोहान को गले लगा के रोने लगता है। चीची कहती है गोकू वो एक बूढ़े की तरह क्यों दिख रहा है? और गोकू कहता है वो कुछ ऐसी बात है। जिसके बाद हमें गोकू और किंग यामा को दिखाया जाता है। किंग यामा कहते हैं आफ्टर लाइफ में आप उसी बॉडी में आते हैं जिस बॉडी में आप मरते हैं, पर चूंकि गोकू तुमने इस दुनिया को बहुत बार बचाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को इनकी नेचुरल बॉडी देता हूँ। गोकू कहता है नेचुरल बॉडी? अच्छा, जिसमें वो पहली बार मरा था, पर उसे वो नहीं चाहिए, उसके लिए यही नॉर्मल बॉडी है। उसने अपनी जिंदगी में इसका काफी ज्यादा यूज किया है। किंग यामा कहते हैं ठीक है, पर यदि कभी वो अपना मन बदलता है तो उसके लिए ऑफिस खुला है। जिसके बाद हमें दोबारा गोकू और चीची को दिखाया जाता है। चीची कहती है उसकी सुंदर पत्नी उसका बाकी समय एक झुर्रीदार बूढ़े के साथ नहीं बिताना चाहती, तुम अभी वापस जाओ और अपनी यंग बॉडी लेके आओ। और गोकू कहता है वो ये बाद में कर देगा। जिसके बाद गोकू किंकाई को उसको उसकी फैमिली से मिलाने के लिए धन्यवाद करता है। किंकाई कहते हैं कोई बात नहीं गोकू, पर ये वो लोग नहीं थे जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या तुमने कभी अपने असली पेरेंट्स से मिलना चाहा है? गोकू कहता है मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। शायद रेडेज उनके बारे में जानता होगा, पर उसके साथ क्या हुआ आप जानते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा मैं जब उनसे मिलूंगा। किंकाई कहते हैं ठीक है, वो लोग आ रहे हैं। तभी प्लेनेट में एक लाइट आती है जिससे बार्डोक और गिनी बाहर आते हैं, जहाँ बार्डोक किसी पे गुस्सा कर रहा होता है, जहाँ गिनी उसे शांत करा रही होती है। तभी वहाँ किंकाई आते हैं जो कहते हैं मेरा नाम है किंकाई और मैं इस प्लेनेट का गॉड हूँ, और मैंने ही आपको आपकी बॉडी वापस दिलाई है, और ये है आपका बेटा गोकू। जो नाम सुनकर गिनी और बार्डोक हैरान होते हैं। बार्डोक कहता है ये हमारे बेटे का नाम नहीं है, वो भले ही थोड़ा बहुत उसकी तरह दिख रहा हो, पर ये हमारा बेटा नहीं है, और उसकी तो पूछ भी नहीं है। गोकू कहता है उसे सभी लोग गोकू कहकर बुलाते हैं, पर कुछ लोग उसे उसके सही नाम कैकरोट से भी बुलाते हैं, जैसे कि उसका दोस्त वेजिटा। जिस उनका बार्डोक और गिनी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वो प्रिंस वेजिटा की बात कर रहा है? बार्डोक कहता है वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ यदि वो प्रिंस वेजिटा के आसपास घूमता है। तुम्हारे पहनावे को देख के तो लगता है तुम उसकी तकनीकी टीम में हो
हो गए और काफी अच्छे साइंटिस्ट हो गए। गोकू कहता है वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये मार्शल आर्ट के कपड़े हैं और वो एक फाइटर। और बार्डोक कहता है यदि तुम एक फाइटर हो तो क्यों ना एक राउंड हो जाए। गिनी कहती वो फिर से अपनी मुट्ठी से सोच रहा है क्या हुआ यदि वो उसका बेटा हुआ तो वो उसे जख्मी कर सकता है। गोकू कहता है मैम आप चिंता मत करो। और मैम शब्द सुन के गिनी हैरान हो जाती है और कहती है हम तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। जिसके बाद हमें ग्रैंडपा गोहान बताते हैं कि गोकू के साथ क्या हुआ था, जो कि हम सभी ही जानते हैं। बार्डोक कहता है तो क्या हमें शुरू करना चाहिए गोकू कहता है मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा जिससे आप जल्दी ना हार मान लें। बार्डोक कहता है वो उसकी पूरी पावर देखना चाहता है, बिल्कुल भी कम नहीं। गोकू कहता है अफसोस है पर आप उसे झेल नहीं पाएंगे, पर तब भी मैं अपनी पूरी पावर की आपको एक झलक जरूर दिखाऊं। जितना कहने के बाद गोकू पावर अप करने लगता है और फुल पावर में चला जाता है। बार्डोक कहता है कि उसे डर लग रहा था कि अब वो सुपर सैयन बन गया है, पर इतनी सब चीज के बाद भी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। और इतना कह के बार्डोक गोकू पे अटैक कर देता है, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। और हम देखते हैं कि बार्डोक एक ही झटके में हार गया है और गोकू बार्डोक को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। गोकू कहता है आपका वो अटैक तो बहुत एग्रेसिव था जिससे मुझे किसी की याद आ गई। तभी वहाँ गिनी आती है और कहती है बार्डोक क्या तुम ठीक हो। गोकू कहता है वो ठीक है, उनका शरीर सामान्य लोगों के मुकाबले यहाँ ज्यादा ताकतवर है जो कि इस अटैक की ऊर्जा को भी सहन कर सकता है। तभी गोकू को एक जानी पहचानी एनर्जी सेंस होती है और गोकू कहता है मुझे याद आ गया आप मेरे। और हम देखते हैं कि गोकू की मेमोरी वापस आ गई है। गोकू कहता है आपने कहा था आप आएंगे पर प्लानेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हो गया और आप नहीं आ पाए, ये सब आपने मेरी भलाई के लिए ही किया था। और रोने लगता है, जो देख के गिनी भी रोने लगती है और कहती है कैकरोट ये तुम ही हो, जिन्हें देख के बाकी लोग भी रोने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ बार्डोक मन में सोच रहा होता है इस आदमी की लड़ने की इच्छा बिल्कुल सैयन्स की तरह है, पर वो किसी को मारने के लिए नहीं लड़ता। साथ ही इसके जैसी ताकत मैंने आज तक कभी भी अनुभव नहीं की है और उसकी नम्रता और संयम कुछ ऐसी है जो मैंने केवल गिनी में ही देखी है। ये बिल्कुल ही हमारी तरह है, वह हमारा ही बेटा है, हमारा कैकरोट। जिसके बाद बार्डोक गोकू से कहता है तो तुम असल में हमारे ही बेटे हो कैकरोट, हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। वैसे ये है तुम्हारी माँ गिनी और मेरा नाम है बार्डोक। और यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है गोकू और बार्डोक अब डेली बेसिस पर ट्रेनिंग करने लगे हैं। हम देखते हैं कि गोकू बार्डोक को सुपर सैयन बनने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, पर बहुत कोशिश के बाद भी बार्डोक सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। गोकू कहता है कि उन्हें उनकी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, यही एकमात्र तरीका है जिसके जरिए वो सुपर सैयन बन सकते हैं। तभी बार्डोक गुस्से में कहता है वो कैसे ध्यान लगाए जब उसको अपना बेटा एक मुर्दा लाश की तरह दिख रहा है। तभी गोकू कहता है क्या आपको ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। और बार्डोक कहता है गोकू अब समय आ गया है कि जब वो अपनी यंग बॉडी पे वापस आ जाए और किंग यामा द्वारा दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। मुझे पहले इसमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अगर मैं अपने बेटे से सीख रहा हूँ तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो एक अधमरे बूढ़े की तरह दिखे। और गोकू कहता है ये इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है, वो बस बूढ़ा दिख रहा है, पर ये बॉडी बहुत अच्छी है, ये ठीक तरीके से काम करती है। तभी बार्डोक कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हें ये करने के लिए कह रहा हूँ। और गोकू यस सर करके किंग यामा के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बार्डोक कहता है तुम जब वहाँ पहुँचना तो मैंने जो कहा उसके बारे में भूलना मत। जिसके बाद गोकू किंग यामा के पास चला जाता है। किंग यामा गोकू से कहते हैं तुम्हारे यहाँ आने का एक ही कारण हो सकता है, तुम निश्चित तौर पे यहाँ अपने दोस्त से मिलने के लिए तो नहीं आए हो। और गोकू कहता है किंग यामा हम थोड़ी दिन पहले ही तो मिले थे। तभी किंग यामा कहते हैं गोकू तुम्हें यहाँ आए हुए 2 साल और 15 दिन हो गए हैं। गोकू कहता है एक आदमी यहाँ वास्तव में समय का ध्यान नहीं रख सकता है, लेकिन तुम सही हो और मैं तुम्हारे ऑफर को स्वीकार करता हूँ। किंग यामा कहते हैं उसे खुशी है कि उसने उसके ऑफर को मान लिया, क्योंकि उसकी पत्नी के इस बारे में बहुत सारे फोन आ रहे थे। जिस पर गोकू कहता है हाँ चीची ऐसी है, वो जो एक बार करने के लिए ठान ले वो उसे करके ही रहती है। जिसके बाद किंग यामा गोकू को उसकी यंग बॉडी वापस कर देते हैं, जिसे पाने के बाद गोकू काफी ज्यादा हल्का महसूस करता है और कहता है खैर छोड़ो, जब तक सभी लोग खुश हैं तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी किंग यामा कहते हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिस पर गोकू हाँ कहता है। तुम्हें पता होगा आफ्टर लाइफ में उन्हीं को बॉडी रखने की अनुमति है जिन्होंने जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं। इसमें बहुत सारे शक्तिशाली लोग आते हैं जिनमें से कुछ को तो तुम जानते भी हो, और कुछ मामलों में ये होता है कि ये अच्छे लोग बुरे बन जाते हैं और आफ्टर लाइफ में रह रहे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर तुम आते हो गोकू, मैं चाहता हूँ तुम हमारी मदद करो इनसे निपटने के लिए। तुम्हारा काम इनको पकड़ना होगा इससे पहले वो दूसरों को नुकसान पहुँचाएं। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो गोकू? तुम्हें ताकतवर लोगों से लड़ना पसंद भी है, इससे तुम उनसे लड़ भी पाओगे। जिस पर गोकू कहता है मैं आपके साथ हूँ, पर मुझे आपसे एक मदद चाहिए। पहला, आप इस काम में मेरी मदद करने के लिए एक टीम बनाइए। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता के एक अनुरोध का पालन करें, वो आपसे मिलने आए थे, है ना? तभी किंग यामा कहते हैं गोकू क्या तुम उस आदमी को सच में नर्क से निकालना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। खैर तुम कहते हो तो ठीक है, मुझे नहीं लगता उसकी ताकत कोई बड़ा खतरा पैदा करेगी, पर तुम्हें ही उसे मनाना पड़ेगा और उसकी जाँच करनी पड़ेगी। तभी गोकू कहता है किंग यामा वैसे ये मेरे कपड़ों पे ये नया पैच कौन सा है? किंग यामा बताते हैं ये हेवन पेट्रोल का साइन है जिसका तुम भी अब हिस्सा हो। मैं तुम्हें बाकी जानकारी बाद में दूंगा क्योंकि अभी तुम्हारे पास तुम्हारे पिता का दिया हुआ एक काम है। जिसके बाद गोकू वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है गोकू एक पेड़ के पास आ गया है जिसमें रेडेज और नापा एक ककून में बंधे होते हैं और अपने किए की सजा भोग रहे होते हैं। तभी नापा कहता है कैकरोट ये तुम हो क्या? तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, जिसके बाद मैं तुम्हें सजा दूंगा तुमने जो मेरे साथ किया था। गोकू कहता है तुम बहुत शिकायत करते हो बड़े आदमी, पर मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं आया हूँ अपने भाई के लिए। नापा कहता है तुम्हें इस कचड़े की क्या परवाह है,
ये बेकार है। रेडिश कहता है मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे इस मूर्ख आदमी से दूर कर दो, मैं इस यातना को अब एक और मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और नापा रेडिश पे गुस्सा करने लगता है। गोकू कहता है कि रेडिश तुम भाग्यशाली हो, मैंने ऊपर के लोगों से तुम्हें निकालने की बात की है, अब तुम वहाँ से काफी आसानी से निकल सकते हो। जिसके बाद रेडिश वहाँ से निकल जाता है। तभी नापा रेडिश से कहता है वो उसे भी बाहर निकाल ले तो बेहतर होगा, वो ओहदे में उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी रेडिश नापा पे अटैक कर देता है और कहता है उसे उसका आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। और गोकू रेडिश से कहता है क्या वो चलने के लिए तैयार है, पर रेडिश रुक जाता है और एक और अटैक की तैयारी करने लगता है। गोकू कहता है क्या उसे ये करना है, उसे अभी उसका शरीर वापस मिला है। रेडिश कहता है उसे यकीन है अब वो किसी का चारा बन के नहीं रहेगा, अब उसकी पसंद उसकी होगी, मुझे खेद है प्रिंस वेजिटा। इसके बाद रेडिश वो अटैक अपनी छाती पे ही कर लेता है। तभी हमें रेडिश का पास देखने को मिलता है जहाँ प्रिंस वेजिटा उसे नापा के हाथों पे पिटवा रहा होता है। वेजिटा नापा से कहता है ध्यान से, कहीं तुम उसका राउडर ना तोड़ दो, वो राउडर उस कचरे से कहीं ज्यादा कीमती है। जिस पे नापा कहता है आपने सही कहा प्रिंस। जिसके बाद हमें दोबारा रेडिश को दिखाया जाता है जो कहता है मैंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के सहारे में बिता दी, मुझे बताया गया था कि मैं सबसे ज्यादा बेकार हूँ और आखिरकार मैंने उन पे विश्वास कर लिया और एक निम्न श्रेणी की योद्धा के रूप में अपना भविष्य तय कर लिया। लेकिन जब मुझे नापा से पता चला कि तुमने उसे हरा दिया तो मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हमारी लड़ाई को केवल 1 ही साल हुआ था और तुम इतने में ही एक हाई क्लास और पावरफुल सैयन को हरा पाए, और यदि तुम यहाँ खड़े हो तो इसका मतलब तुमने प्रिंस वेजिटा की लड़ाई से भी खुद को बचा लिया है। मैंने जीवन भर यहाँ उन सभी बातों के बारे में सोचा जो मैंने अपने भाई के साथ की थी। मैं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं हूँ पर मुझे तुम पर गर्व है। तुम इस बात का जीता जागता उदाहरण हो कि कमजोर लोग भी एक महान योद्धा बन सकते हैं। तभी गोकू कहता है मैं निम्न श्रेणी जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता और न ही इन्हें अपने रास्ते की समस्या समझता हूँ। हमारे बीच जो हुआ वो पुरानी बात थी, मैं देख सकता हूँ कि तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो। अब मुझे तुम्हारे प्रति कोई गुस्सा नहीं है और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और रेडिश मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगे यहाँ देर से आने के लिए। रेडिश तुम जितने दिखते हो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा अच्छाई है, जिसे देखने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। अब मेरे साथ चलो, तुम्हें ककून से निकालने के लिए किसी का धन्यवाद करना है। तभी रेडिश कहता है वो उस बड़े लाल मूर्ख का धन्यवाद नहीं करेगा, उसी ने मुझे यहाँ पर डाला था। गोकू कहता है नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सरप्राइज को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहता, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हमें बारडॉक को दिखाया जाता है जो गोकू की बातों को याद करके सुपर सैयन बनने की कोशिश करता है। जहाँ गोकू ने बताया था कि क्रोध ही वो चीज है जिससे वो पहली बार सुपर सैयन बन सकते हैं। क्रोध ही था जिसके कारण मैं पहली बार सुपर सैयन बन पाया था, किसी ऐसे को खोने का गुस्सा जिसको मैं बचा नहीं पाया। आप भी अपने उस पल को याद कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है, यहीं से आप सुपर सैयन बन सकते हैं। जिसके बाद बारडॉक याद करता है कैसे फ्रीजा ने उसका पूरा प्लान तबाह कर दिया था, जिसमें उसने अपने दोस्त फैमिली सभी को खो दिया था। जो सोच के बारडॉक रेज पे चला जाता है और सुपर सैयन बन जाता है। तभी वहाँ गोकू आता है जो कहता है डैड आपने कर लिया। तभी रेडिश कहता है गोकू क्या वो हमारे पिता है, वो इतना ज्यादा चमक क्यों रहे हैं। जिस पर गोकू कहता है तुम उन्हीं से जाके क्यों नहीं पूछ लेते। तभी बारडॉक कहता है रेडिश तुम काफी बड़े हो गए हो, क्या तुम ताकतवर हो। रेडिश कहता है आपको देख के अच्छा लगा पिताजी, आप कैसे हैं, आपको क्या हुआ, आप बदल गए हैं। जिस पर बारडॉक कहता है ये तुम्हारे भाई के साथ की गई ट्रेनिंग का नतीजा है कि वो अब एक सुपर सैयन बन गया है। रेडिश कहता है क्या सुपर सैयन जैसा कि कहानियों में है। रुको, यदि कैकरोट भाई है जिसने आपको प्रशिक्षण दिया तो इसका मतलब कैकरोट भी सुपर सैयन है। तभी गोकू कहता है सुपर सैयन तो बस एक शुरुआत है, असल में तो सैयन पावर की कोई भी सीमा नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ किंका, चीची और गिनी इनको चुप कर देख रहे होते हैं और चीची गिनी से उनके पास जाने के लिए कहती है पर गिनी वहाँ जाने से मना कर देती है। जिसके बाद हमें कुछ सालों के बाद की अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ एक झरने के किनारे गोहान ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोहान कहता है मैं तैयार हूँ जब तुम लोग तैयार हो और पीछे मत हटना, मैं देखना चाहता हूँ पिछले 2 सालों में मैं कहाँ पहुँचा हूँ। कोटन कहता है 2 साल, बूढ़े होने के बाद घड़ी कितनी तेज चलने लगती है। चलो ऊब, इस आदमी को वो देते हैं जो ये चाहता है। ऊब कहता है मेरा सुझाव है कि हमें शुरू से ही लीड बनानी होगी, मुझे उसमें से पहले से भी ज्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है, पर मैं ये भी देखने चाहता हूँ क्या उसकी स्किल्स में भी बदलाव हुआ है। जिसके बाद गोटन और ऊब गोहान पर अटैक कर देते हैं और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों लोग थक गए हैं। गोटन कहता है चलो ऊब, आज के लिए इतना बहुत है। ऊब कहता है क्या वो इतने में ही हार मान लेगा, वो बस करने ही वाले थे। तभी वहाँ ट्रंक्स आता है और कहता है मुझे हंसी मत दिलाओ, जिस तरह से तुम कर रहे हो मुझे नहीं लगता तुम दिन भर में उसे एक मुक्का भी मार पाओगे, थोड़ा आराम करो और मुझे मौका दो। तभी गोटन कहता है यहाँ आने के लिए धन्यवाद मिस्टर कैप्सूल कॉर्प CEO, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, एक और मीटिंग। ट्रंक्स कहता है बस कर, मैं ये देखने के लिए मारा जा रहा हूँ कि गोहान पिछले 2 सालों में क्या कर रहा था, इसका पता लगाने के लिए गोट्रंक्स बेहतर होगा। जिसके बाद गोटन और ट्रंक्स फ्यूजन करके गोट्रंक्स में बदल जाते हैं और कहते हैं चलो फिर हो जाए। जिस पर गोहान कहता है अजीब है कि बहादुरी तुम्हारी फ्यूज होने के बाद ही दिखाई देती है, पर मैं इसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। गोट्रंक्स कहता है हम भले ही थोड़े जंग खाए हुए हैं पर फ्यूजन के बाद हम तुमसे काफी आगे हैं। जिसके बाद गोहान पावर अप करता है जिसे देख के गोट्रंक्स कहता है ये नहीं हो सकता। जिसके बाद हमें एल्डर काय को दिखाया जाता है जिनके साथ गोहान पिछले 2 सालों में ट्रेनिंग कर रहा था। एल्डर काय कहते हैं गोहान तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, मैं सोच भी नहीं
सकता था कि परिणाम ये होगा। तुम्हारी शक्तियों की तो कोई सीमा ही नहीं है, तुम निश्चित तौर पर पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और तुम्हारी बॉडी उसका पीक जानती है। इसलिए तुम जब भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में जाना और याद करना कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो और भरोसा रखना कि तुम्हारा शरीर तुम्हें वो सारी शक्तियां देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। जिसके बाद हम दोबारा गोहान को देखते हैं जो पावर अप कर रहा है। गो ट्रंक्स कहता है मैंने पावर मिलने की उम्मीद की थी पर इतनी ज्यादा पता नहीं उसने अपने शरीर को पीक तक पहुंचाने के लिए किस तरीके की ट्रेनिंग की होगी। मुझे ये कहने से नफरत है पर शायद हम उसे नहीं हरा पाएंगे। खैर तब भी कोई बात नहीं, चलो हो जाए। गोहान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसको ज्यादा देर तक बना के रख सकता हूँ, इसीलिए चलो कम से कम तबाही करने का वादा करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ इन लोगों की इतनी ज्यादा पावर देख के ऊब काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद गो ट्रंक्स और गोहान की बैटल स्टार्ट होती है और गोहान गो ट्रंक्स को हरा देता है। गोटन कहता है गोहान मुझे उम्मीद नहीं थी हमारे बीच इतना बड़ा अंतर होगा, यहाँ तक कि हम फ्यूज होने के बाद भी तुम्हें बड़ी मुश्किल से। तभी ट्रंक्स कहता है क्या उसे अपनी ही बेइज्जती करने में मजा आ रहा है। गोटन कहता है चलो यार मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि गोहान अभी भी ताकतवर हो रहा है, पिताजी को आप पे जरूर गर्व होगा। और हाँ भूलना मत आज हम मॉम डैड को देखने जा रहे हैं, मैं और ट्रंक्स बाकियों को लेके आते हैं, तुम पहले जा सकते हो, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और ट्रंक्स कहता है गोहान तुम मुझे हमेशा हैरान कर देते हो। जिसके बाद ट्रंक्स और गोटन वहाँ से जाने लगते हैं। गोहान कहता है सुनो उन्हें हम सभी पे ही गर्व होगा। वो गोहान से कहता है यदि उसे कोई परेशानी ना हो तो क्या वो भी उसके साथ चल सकता है। जिस पर गोहान कहता है कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद ऊब हमें गोकू और चीची की ग्रेव के पास दिखता है। ऊब कहता है कि वो कैसे डरता था कि वो सबसे अलग है पर गोकू ने उसकी मदद की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप मेरा परिवार हो गोकू और हमेशा रहोगे। जिसके बाद ऊब गोहान को धन्यवाद करता है उसे पहले जाने देने के लिए। जिसके बाद गोहान गोकू और चीची से बात करता है। गोहान कहता है मॉम डैड मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों के बिना रहना इतना ज्यादा कठिन होगा। मुझे हमेशा से लगता था कि हमारे पास बहुत समय है पर अचानक से उस समय का पता ही नहीं चला। डैड मॉम के जाने के बाद आपने भी किसी तरह मुस्कुराने का तरीका खोज लिया था और मुझे लगता था तब से आप हमारे और भी करीब आ गए थे, पर इससे पहले कि मुझे पता चल पाता आप भी चले गए थे। आपने मुझे जो सिखाया मैंने उसका उपयोग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है आप यहाँ होते तो क्या सोचते। तभी वहाँ पिकलो आता है जो कि अब बूढ़ा हो गया है और गोहान से कहता है कि वो तुम्हें इस तरीके से नहीं देखना चाहते थे। मैं चीची को अच्छे से तो नहीं जानता पर मैं उन सभी चीजों को तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ जो उसने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए दी है। दूसरी तरफ तुम्हारे पिता गोगो को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था, एक महान योद्धा होने के बाद भी उसके इरादे हमेशा से ही काफी ज्यादा साफ थे। जिन अच्छे इरादों से उसने ना जाने कितने लोगों को बदल दी और उनमें से मैं भी एक हूँ। हालांकि वो भी पूरी तरीके से सब कुछ नहीं जानता था। समय के साथ उसे एहसास हो गया था कि कुछ सबक है जो उसे अभी भी सीखने हैं, जिस सबक को तुम सभी लोगों ने उसे सिखा दिया। गोहान कहता है ये तुम क्या कह रहे हो पिकलो, और पिकलो कहता है मरने से पहले वो मेरे पास आया था जैसे कि उसे अपनी किसी को लास्ट वर्ड सुनाने थे जिन्हें सुनने वाला मैं था। उसने तुम सभी के बारे में बहुत सारी बात की, उसने कहा अर्थ तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक उन्होंने जो सबक गोगो को सिखाया वो आगे बढ़ता रहेगा। तभी गोहान और ऊब कहते हैं वो सबक क्या है पिकलो। तभी पिकलो बताता है अपने परिवार को किसी चीज से बचाने के लिए ताकत हासिल करने का, इससे बड़ा कोई कारण नहीं है कि वो चीज उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। गोहान गोकू ने ये समझ लिया था कि ये कुछ ऐसी चीज है जो तुम में हमेशा से थी। वो तुम में एक फाइटर, एक दोस्त और एक परिवार का संतुलन देखता था, जो चीज तुम्हें तुम्हारे साथ रहने वाले बाकी लोगों को भी सिखा दी। तभी वहाँ गोटन और ट्रंक्स भी बाकी लोगों के साथ आ जाते हैं। जिसके बाद गोहान कहता है कि पापा सही थे, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो पिकलो और मेरी फैमिली का एक हिस्सा भी। जिसके बाद हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। वेजिटा कहता है कैकरॉट मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद भी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। गोकू कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है वेजिटा, पृथ्वी तुम्हारे और मेरे परिवार के अच्छे हाथों में है। तो फाइनली ये पूरा हुआ। बस ऐसे क्रिएट किया है राइजिंग फिस्ट ने, जिसे तुम उनके चैनल में जाके देख सकते हो।